गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर 3 में देखेंगे आवर्ती गुण। तो सबसे पहले जो हमारी बात आती हुई है कि आवर्ती गुण होते क्या है। तो बेटा ऐसे गुण किसके तत्वों, ठीक है ना, जो कि एक निश्चित क्रम में, ठीक है ना, निश्चित क्रम में, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद या तो बेटा वो इंक्रीज होते हैं या तो वो डिक्रीज होते हैं। ऐसा कुछ आपने हाई स्कूल में पढ़ा था क्लास 10 में 5th चैप्टर में, ठीक है ना। तो बेटा जो आपकी पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। अब बेटा बात आती है कि व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस। तो बेटा आप ऐसा समझिए कि ये आपका एटम का न्यूक्लियस है, कोई आपका एक एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड क्या है आपकी ये सेल, ठीक है, कई सारे सेल आपका सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एटम के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, क्या, परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। समझिए। अब बात ये आई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, जब आगे डिस्कवरी हुई तो बाद में पता चला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बेटा वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में होता है। तो अब वेव है तो बेटा ये कुछ ऐसा चलेगा। अब अगर ऐसा चलेगा तो आप बताइए, यहां पर आपको दो रेडियस नहीं दिख रही है, एक तो ये हो गया, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है और यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये हमारी एटॉमिक रेडियस होगी कि ये हमारी एटॉमिक रेडियस होगी। अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, कुछ और रेडियस के बारे में बताया गया। तो रेडियस जो थी, अगर हम देखें कैटेगराइज करें उन्हें, तो 4 रेडियस थी। पहली जो हमारी रेडियस थी वो थी आयोनिक रेडियस। जो दूसरी थी वो थी हमारी कोवैलेंट रेडियस। फिर तीसरी मेटालिक रेडियस, और चौथी हमारी वॉन डेर वाल रेडियस। समझे? इनको हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं। आयनिक रेडियस का मतलब होता है बेटा आयनिक त्रिज्या। कोवैलेंट नाम से समझ में आ रहा होगा, सहसंयोजी त्रिज्या। मेटालिक मतलब धात्विक त्रिज्या, और वॉन डेर वाल त्रिज्या। तो हमारी जो पहली रेडियस है वो है हमारी आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस, जैसे हम आपको कहे कि एक आपके पास एटम है ए, आपने क्या किया है, इस ए से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, तो बनेगा आपका A+, ठीक है, A+ बनेगा, कैटायन बनेगा, ठीक है। और अगर आपने इसी ए को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो एक एटम है, उसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इस केस में क्या होगा कि एनायन बनेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगी, बता रहा हूं A+ मतलब एक आपका कैटायन है और एक आपका एनायन है। अब पूछ रहा हूं, बताओ इन दोनों में किसकी रेडियस ज्यादा है, किसकी रेडियस बड़ी है। तो आप देखो सर कहोगे कि सर A-। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बेटा कम हो जाता है। जब A- की बात करते हो तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। अब कैसे होता है वो बताता हूं। अब ऐसे ही हम एक, सबसे पहले तो आप ये चीज देखिए कि जो कैट आयन की साइज है वो छोटी होती है अपने पेरेंट्स एटम से, ठीक है, एटम से, और जो एटम की साइज होगी वो छोटी होगी एनायन से, ठीक है। ये क्रम लिखिए, हो गया। अब देखिए, अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों। सपोज एक कोई भी एटम है आपका, हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है, ये हम एक सोडियम का एग्जांपल देते हैं और एक आपको क्लोरीन का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो सोडियम को देखिए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी फर्स्ट सेल और ये इसकी सेकंड सेल और ये हो गई इसकी थर्ड सेल।
ठीक है। अभी क्या हुआ, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है Na का मतलब 281 11 होता है इसका। और Cl को देखो तो Cl का होता है 17 मतलब 287। तो इसमें पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसमें देखोगे तो फर्स्ट में सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 1 2 3 7 8। अभी आपने क्या किया है, Na से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। बेटे जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो अभी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये बचेगा ना, तो अभी तो रेडियस वैसे भी आप समझ लो कम होने वाली है, ठीक है। और इसमें अगर आप देख रहे हो तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को आप इंटर करा रहे हो, तो अब बेटा देखो 2 केस यहाँ पे बन सकते हैं। क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी तो बढ़ेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। जब ये बढ़ेगा तो नॉर्मल है ना कि इलेक्ट्रॉन की रेडियस तो इंक्रीज होने वाली है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ऐसे समझ लो कि अभी तक यहाँ पर कितने प्रोटॉन थे, यहाँ 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि 17 पहले से थे, एक और आगे कितने हो गए 18, तो बेटा 18 इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन करेंगे अट्रैक्ट, 17, तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे Na की जगह कोई दूसरा एग्जांपल ले लें तो लाइक हम Mg ले लें, ठीक है, Mg ले लें, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं Mg प्लस की, ना कि Mg2+ की। तो इस केस में क्या होगा, Mg का तो होगा 282 और Mg+ का होगा 281। तो इस केस में क्या होगा कि ये देखो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 12 में से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, ठीक है। तो अभी क्या बचा वहां पर, एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसको निकाल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन बचा। अभी देखो ये जो न्यूक्लियस चार्ज था, अभी मतलब जो ये न्यूक्लियस था इसमें जो प्रोटॉन थे, जब प्लस के केस में समझो ना एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, मतलब पहले लाइक यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन थे, वो जो 12 प्रोटॉन थे 12 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब अब 12 प्रोटॉन जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि इसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ये क्लियर हुआ। अच्छा अब जो बेटा आती है बात, वो आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को लेकर। जैसे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, O2 माइनस N3 माइनस F माइनस Na प्लस और Mg2+। अब मैं आपसे कहता हूं, बताइए इनमें इन सभी आयंस में सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, ठीक है। तो आप या कह दूं उनको इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप कैसे करोगे, इसके लिए आप याद रखिए साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z, मतलब एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर जितना बड़ा उसकी रेडियस उतनी छोटी। जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है ना, इसको याद रखो, और कुछ भी मत याद रखो, बस इसको याद रखो। तो चलो यहाँ से निकालो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है, सब लोग देखो यहाँ पे कितने होते हैं, 8 थे, 2 आगे कितने हो गए 10, 7 होते हैं, 3 और आगे कितने हो गए 10, 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और आगे कितने हो गए 10। ऐसे सोडियम में 11 होते हैं, चले गए 10, और Mg में 12 होते हैं, 2 चले गए तो 10, देखो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या होगा कि इसका कितना होता है 12, इसका 11 9 7 8। तो बेटा सबसे बड़ा साइज किसका होगा, ठीक है। तो आप देख लो ना, सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का। तो क्या हो जाएगा N3 माइनस, फिर O2 माइनस, फिर F माइनस, फिर Na प्लस, फिर Mg, ठीक है। इस चीज को याद रखना, एक ये हो गया। अब मान लो कि कोई आपसे ऐसे पूछे कि बताओ भैया N माइनस N2 माइनस N3 माइनस, बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी रेडियस किसकी है, आइडियल रेडियस किसकी है। तो बेटा आप ऐसे समझो ना, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आए। तो बेटा यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम होने वाला है, ठीक है ना। और ऐसा भी कह सकते 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे परसेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। तो सबसे बड़ी रेडियस किसकी होगी, क्लियर। तो ये आपका आयनिक रेडियस है। फिर बेटा जो आपकी रेडियस है वो है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडियस
कुछ आप समझिए कि आपके पास दो एटम है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जितना आपस में पास आ सकते थे उतना मैक्सिमम होता है, आप इससे ज़्यादा ये पास नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, इसका न्यूक्लियस होगा, जब ज़्यादा पास आएंगे तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने लगेगा, तो इस वजह से क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन और पास नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब ये आइटम और पास नहीं आएंगे। तो अब क्या होगा कि इनके बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, उसको हाफ कर दीजिए, तो जो आपको मिल जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ए है और ये भी ए है, मतलब आप ऐसा मान के चल रहे हो कि दोनों के दोनों आइटम सेम है, ठीक है। बेटा कैसे लिखोगे, एक ये है न्यूक्लियस, एक ये है न्यूक्लियस, तो डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए है ना, मतलब अगर रेडियस लिखनी हो कोवेलेंट रेडियस कैसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन ए टू ए डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने बताया इसको कोवेलेंट रेडियस को। अब बात ये हो सकती है कि ये आइटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना, लाइक आपके सामने सील दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये ए है, ए टाइप का, ये तो बी टाइप का हो जाएगा, है ना। तो अब इस कंडीशन पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो तो उसकी दो कंडीशन है बेटा, उसकी दो कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, दोनों आइटम की सेम हो, ठीक है, लगभग सेम हो या कह सकते हैं कि लगभग बराबर। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हम लोग ए और बी ये दो आइटम है आपके पास, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग लगभग बराबर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस कंडीशन में इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब क्या लिखोगे, आर सी इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी डिवाइडेड बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जो नया आएगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो सपोज ये आपके पास एक आइटम है जिसके लिए जो कि ए है और ये दूसरा है जो कि बी है, ठीक है। आप एक्सेप्शन क्या मान के चल लो कि A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज वेल एज B, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे ये कुछ अंदर की ओर आ जाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन कुछ अंदर की ओर आएंगे, ठीक है ना, दूसरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्यार, ठीक है। तो बेटा इस कंडीशन पे जो आपकी कोवेलेंट रेडियस आएगी वो क्या आएगी, RC बराबर, अब देखिए रेडियस ऑफ A रेडियस ऑफ B, मतलब रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B, ये हो गया, समझिए बहुत ध्यान से, डिवाइडेड बाई 2, ओके। और अब यहाँ पर एक टर्म्स को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये टर्म्स अंदर आ चुका है ना, ये गोला जो है इस बी का जो एटम है वो एक ही कुछ ज़्यादा अंदर आ गया है, क्योंकि इसका बी का ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम माइनस करेंगे 0.9 चाई ए माइनस चाई बी, ये चाई ए और चाई बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। तो इस प्रकार से आपने कोवेलेंट रेडियस को बता दिया। फिर बेटा जो नेक्स्ट रेडियस है आपकी वो है आपकी मेटलिक रेडियस। तो अभी इंटर के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे सॉलिड्स के बारे में, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे जो मेटल होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, कुछ ऐसा क्रिस्टल बनेगा आपका, आप सपोज क्रिस्टल बनाइए, ठीक है। क्या होता है कि जो मेटल होते हैं, ये मेटल के आयन जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, मेटलिक बॉन्ड के द्वारा। तो अब क्या होगा, ये जो आपके मेटल हैं, मेटल के आयन, इनके न्यूक्लियस को पकड़ लीजिए, इनके बीच की दूरी और उसका आधा कर दीजिए, मतलब क्या लिख सकते हो कि मेटालिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन मेटल आयन टू मेटल आयन डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मेटालिक रेडियस को निकालिए। फिर बेटा जो नेक्स्ट आपकी रेडियस है वो है आपकी वॉन डेर वाल रेडियस, ठीक है। तो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको पता है कि वॉन डेर वाल रेडियस, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करता है। तो जो आपका एक ये मान लीजिए आपके पास मॉलिक्यूल्स है, एक ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जिसे वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब बेटा नोट कीजिए, नोट लिखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस, इन तीनों रेडियस में कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी है। तो आप क्या करोगे बेटा, अभी मैंने क्या बताया, वॉन डेर वाल रेडियस जो होती है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये मेटालिक, ठीक है, और ये आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो बेटा आप देखिए ना कि सबसे बड़ी तो वॉन डेर वाल रेडियस होने वाली है, सबसे बड़ी वॉन डेर वाल रेडियस होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपकी मेटालिक रेडियस, उसके बाद क्या होगी आपकी मेटालिक रेडियस, और सबसे छोटी कोवेलेंट का, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस।
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो आपको यहीं से बनेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारी एटॉमिक रेडियस है वो किस प्रकार से आवर्त और समूह में चलती है। तो बेटा याद रखिएगा, जो आवर्त होता है इसमें जब कभी भी आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पैरेलल टेबल देखी होगी आपने, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पैरेलल टेबल। तो बेटा उसमें क्या होता है, जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है, जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है वो बेटा कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। उसका रीजन होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल। ठीक है, तो बेटा इस फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो आपके एटॉमिक रेडियस होती है कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है। बट समूह में क्या होता है, समूह में क्या होता है कि जो आपका एटॉमिक रेडियस होती है वो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती चली जाती है। तो अगर यहाँ से हम आपको बताइए कौन कौन से फैक्टर होंगे जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो बेटा इस कंडीशन पे आप देखोगे जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ सेल, मतलब जितनी ज़्यादा सेल होंगी उतना ही ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 न्यूक्लियर चार्ज। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसे हम प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल भी बोले, तो बेटा जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही कम एटॉमिक रेडियस होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा, ये तो आपने बहुत अच्छे से आपने याद कर लिया कि भैया जब आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस घटेगी, और जब आप समूह में अप टू डाउन आएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। तो बढ़िया हो गया। बट ये याद रखिएगा कि जो केमिस्ट्री है ये एक्सेप्शन का सवाल है। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, और खासकर इस चैप्टर में इस टॉपिक्स में जो अभी आप आगे एटॉमिक रेडियस हो गया, आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इन सभी में आपको एक्सेप्शन बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं एक्सेप्शन। तो जो आप सेकंड ले लीजिए, ठीक है ना, दूसरा आवर्त ले लीजिए। दूसरे आवर्त को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा Li, फिर Be, फिर B मतलब बोरान। ठीक है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। आपसे अगर मैं कहूँ कि इनको इनके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए एटॉमिक रेडियस के, तो आप बढ़िया से कहोगे सर पीरियड में जा रहे हैं तो क्या होगा, इनके एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूसली घटेगी। अगर आपने ऐसा किया तो गलत। ठीक है, रीजन ये होता है क्योंकि बेटा एनी जो होता है, एनी आपका इनर्ट गैस होती है, और इनर्ट गैसेस में क्या होता है, वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पर जो रेडियस लगेगी वो लगेगी आपकी वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो जब यहाँ पर वॉन डेर वाल रेडियस लग रही है तो क्या होगा, ये जो होगा ये सबसे पहले आ जाएगा, मतलब इन्हीं को यहाँ से हटाइए और इसको सबसे आगे लगा दीजिए। तो इसी प्रकार से तीसरा और चौथा और पांचवा जो भी है इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो हम देखेंगे 3D सीरीज से। ठीक है, डी ब्लॉक में आ जाइए, 3D सीरीज को देखिए, 3D सीरीज को देखिए। तो 3D सीरीज में आपको हमने बताया था क्या क्या होते हैं, स्कूटी, कार में, फिर कंपनी, निकल चुका, जॉब। तो ये हमने बताया था आपको। अब मैं कहूँगा इनको किसी क्रम में आप कीजिए तो आप ऐसा लिख दोगे तुरंत, है ना, और मैं तुरंत कह दूंगा कि ये गलत है। समझे, ये गलत क्यों है? अब होता क्या है, ओरिजिनली क्या होता है ये बताता हूँ, फिर उसके बाद क्यों होता है ये बताता हूँ। होता क्या है, होता कुछ ऐसा है कि SC से V तक जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है, जो आपकी एटॉमिक रेडियस होती है ये घटती है। समझिए, उसके बाद Cr से लेकर CO तक ये एटॉमिक रेडियस आपकी कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद Ni से लेकर Zn तक ये एटॉमिक रेडियस बढ़ने लगती है। अब आप ऐसा देखिए, अगर हम डी ब्लॉक एक देखें, एक डी सबसे बनाइए, अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए। चलो SC को देखिए, तो 1
टीआई को देखिए 2, इसको देखिए 3, है ना, यहाँ पर तो ठीक है। अच्छा इसको देखिए सीआर 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, समझिएगा बहुत ध्यान से, यहां से यहां तक तो इलेक्ट्रॉन कम थे, रिपल्सन कम था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम था तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहाँ पर जैसे ही आप आए सी में पास ऑप्शन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़े। जब इलेक्ट्रॉन बेटा बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, ये बेटा ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ये ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। और जब बेटा ये ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा इफेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा कम इफेक्टिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन के कारण क्या होगा, रेडियस थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, और जब रेडियस बढ़ने लगेगी तो सबसे पहले तो यहाँ से यहाँ तक बराबर होगी, फिर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और बढ़ेगा तो टर्म रेडियस, क्लियर। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि आप डी ब्लॉक में आइए तो आपको एक SC फिर Y और फिर L था, उसके बाद TI ZR और HF हाफोनियम। अब मैं आपसे कहता हूं कि बताओ बेटा यहां से यहां तक जब आप आ रहे हो तो किस प्रकार से एटॉमिक रेडियस चेंज होगी। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ी तो एटॉमिक रेडियस इसकी होगी, फिर इसके बाद इसकी होगी और फिर इसकी होगी, ऐसे ही आप इसमें करोगे तो बड़ा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तो सही रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो आपने बताया वो एकदम सही है, बट यहाँ तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो देखा गया है एक्चुअल में वो होता है कुछ ऐसा कि टीआई की सबसे छोटी, फिर आपकी होती है जर्कोनियम की, फिर उसके बाद ये लगभग लगभग बराबर होती है हाफोनियम की रेडियस की। उसका रीजन होता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट, या आप लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। लेंथेनाइट कुछ बुकें बोलती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसका रीजन होता है कुछ दोनों भी बोलती है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो भी। ठीक है बेटा, इन टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।